नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी नीतियों को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए सत्ताधारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों के साथ अन्याय करने वाली हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर जन विरोधी नीतियों को लाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसान मर रहे हैं, उन्हें समय पर न तो बीज उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही फसल बीमा का कोई लाभ मिल पा रहा है। फिर भी राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही। किसान और गरीब परेशान है पर सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो सबसे पहले तो जो किसानों पर लाठीचार्ज है उसके विरोध में कि अन्नदाता को ना एमएसपी दे रहे हैं, ना उसकी सुनवाई कर रहे हैं और बजाय उसके उस पर लाठीचार्ज कर। तो इसके विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। दूसरा, जो सिक्योरिटी के नाम पर बिजली उगाही करने जा रही सरकार, खट्टर सरकार ने जो नया कानून बनाया है सिक्योरिटी के नाम पे, पहले इंडस्ट्रियल पे किया, अब आम नागरिक पे किया। आम नागरिक पहले ही बेहाल है। एक साल से लॉकडाउन जो चला है देश में, लॉकडाउन चलो बंद भी हो गया है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से भारत की स्थिति खराब। न केवल भारत की बल्कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में संवेदनशील रवैया सभी सरकारों का है, सबने छूट दी है और यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सभी दरों में वृद्धि की जा रही है और वृद्धि से भी आगे जाके कि एडवांस सिक्योरिटी हमें दे दो। अंग्रेजी राज से भी ज्यादा डकैती ये लोग कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम कांग्रेस से मिलकर ज्ञापन दें। फरीदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवीर डागर ने सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं उन्होंने कहा कि आमजन का सहयोग अति आवश्यक है, तभी हम कोरोना को हराने में कामयाब हो सकते हैं। एमएसएमई नेशनल बोर्ड के मेंबर एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवीर डागर का कहना है कि अगर हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। यशवीर डागर ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 ईएसआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें आमजन का सहयोग भी अति आवश्यक है, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को हराने में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। सरकार के ईएसआई के केंद्र के ऊपर बहुत अच्छी सुविधा है, सब लोगों को ये लगवाना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से लोग हैंडल कर रहे हैं इसको। इससे लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना एक महामारी का रूप जो ले चुका है, ये सब एक अभियान की तरह हम सबको लेना चाहिए। ज़्यादा फैल रहा है आज की डेट में, क्या कहेंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं? अगर कोरोना की चैन तोड़नी है तो उसके लिए क्या करें लोग? कोरोना की चैन तोड़नी है तो वैक्सीनेशन कराएं, सावधानियां बरतें, घरों से कम निकलें जहां ज़रूरत है। आज जिस हमारे लापरवाही की वजह से ज़्यादा जहां गैदरिंग है वहां जाने से बचें। अनावश्यक रूप से हम लोग बाहर जो घूमते रहते हैं उसके ऊपर अपने आप को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने घर वाले लोगों को, यार दोस्तों को, सबको समझाएं। और मैं ये कहता हूँ कि ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये जनता की जागरूकता इसमें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी केवल जागरूकता से ही रुकने वाली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता बुधवार को फरीदाबाद पहुंचे। वहीं प्रेस से बात करते हुए झुग्गी निवासियों को हरियाणा सरकार द्वारा उजाड़े जाने पर अपना कड़ा विरोध जताया। तोड़फोड़ के विरोध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने झुग्गी निवासियों को हरियाणा सरकार द्वारा उजाड़े जाने पर अपना कड़ा विरोध प्रकट किया है। इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जहां झुग्गी है वहां मकान देने की बात करती है, दूसरी तरफ उनकी ही हरियाणा सरकार झुग्गी बस्तियों को तोड़ रही है। भाजपा का दोहरा चरित्र साफ नजर आता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है? तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारों परिवारों को उजाड़ डाला। इस हरकत को हमारी आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। के अंदर जो खोरी गांव में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस प्रकार से फरीदाबाद में बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए 50,000 लोगों को उजाड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को हम बार बार लिख चुके हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री का हम घेराव कर चुके हैं, परंतु प्रशासन आमदा है मानव अधिकारों को उल्लंघन पे और लगभग कई हजार व्यक्तियों के आवास को उजाड़ चुका है। इस कोरोना के युग के दौरान चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों,
उन सब को सड़क पे बिना छत के छोड़ दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने उस समय हमें आश्वासन दिया था कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करके पुनर्वास की व्यवस्था का वो करेंगे, और किसी बंद कमरे में नहीं दिया, पब्लिकली प्रेस के सामने बाहर आके, अपने घर से बाहर आके सबके सामने दिया था। अगर वो इस अपने आश्वासन को मुख्यमंत्री जी से बात करके पूरा नहीं करवाते हैं, हो सकता है हम पुनः उनके घर का घेराव करें, हो सकता है मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करें, या हो सकता है हम जंतर मंतर पे बैठे, हम जो भी कदम इस विषय में उठेगा उठाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बुधवार को मथुरा न्यायालय में सुनवाई की गई। वहीं रंजना अग्निहोत्री समेत अन्य कृष्ण भक्तों की सुनवाई के बाद अब 22 अप्रैल की तारीख दी गई है। देखिए, सबसे पहला केस हमारा था, बाकी बहुत से केस इसके बाद काफ़ी पेश करके दाखिल किए गए हैं, मुझे मालूम है। आज सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जनरल न्यायाधीश के यहाँ मामला फिर था, परंतु कोरोना की स्थिति की वजह से माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आज सुनवाई संभव नहीं है, और इसलिए 22 अप्रैल डेट लगा दिया है। अब 22 अप्रैल को उम्मीद करता हूँ कि उस दिन सुनवाई हो। दिल्ली से यात्रा कर मथुरा के बस स्टैंड पर आराम कर रहे यात्रियों का एक 6 वर्ष का बच्चा गुम हो गया। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मथुरा के बस स्टैंड से यात्रियों के बच्चे गुम होने का मामला सामने आया है। बता दें कि देर रात्रि तकरीबन 4 बजे दिल्ली से यात्रा कर मथुरा के बस स्टैंड पर उतरे सवारियों के साथ 6 वर्ष का एक बच्चा था। यात्री रात्रि में आराम करने के लिए बस स्टैंड पर लेट गए। सुबह करीब 6 बजे जब उनकी आंख खुली तो बच्चा वहां से गायब हो गया। बच्चे को परिजनों ने इधर उधर काफी तलाश किया, परंतु बच्चा नहीं मिला, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई है। वहीं बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। बस स्टैंड पर सीसीटीवी इंचार्ज राजेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि रात्रि में यात्री आए हुए थे, आराम के लिए बस स्टैंड पर लेट गए। उनका बच्चा रात्रि में कहीं गुम हो गया है। बच्चे को काफी तलाशा गया, परंतु बच्चा अभी तक नहीं मिला है। रोडवेज के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। मामला ये हो गया था, रात को यात्री आए हुए थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। सुबह पता नहीं कैसे क्या उनका बच्चा कहाँ गायब हो गया, कोई ले गया, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सुबह करीब 5:45 बजे की बात है, उनका बच्चा यहाँ पे गायब हो गया। तो क्या पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, वो लिखा पढ़ी कर गए हैं, नक्शा बना गए हैं, तहरीर उन्होंने उनके माँ बाप ने, बच्चे के माँ बाप ने थाने में दे दी है। अच्छा, जैसा कि यहाँ बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, तो क्या ये चालू पोजीशन में है या बंद है? हाँ, 2-4 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें 2-3 कैमरे चालू भी हैं, जो कि तुम्हारे चालू स्थिति में हैं कैमरे। और अभी वो आए, कह रहे थे उन्हें कैमरे वगैरह में चेक करेंगे, सिस्टम आए थे, तो जो भी सहयोग होगा हमारे तरफ से किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एटा में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि माहरेरा विकासखंड की नामांकन प्रक्रिया जनपद के मेरहची स्थित माहरेरा ब्लॉक कार्यालय पर शुरू हो गई। ब्लॉक कार्यालय पर सुबह से ही प्रत्याशियों के नामांकन करने की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं माहरेरा ब्लॉक कार्यालय पर कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन हुए। इस बीच सुरक्षा की व्यवस्था सीओ सदर इरफान नासिर खान ने संभाली। वहीं माहरेरा व मेरहची पुलिस कार्यालय पर तैनात रही। इस दौरान पुलिस गड़बड़ी करने वालों पर भी नजर बनाए रखी। वहीं बड़े वाहनों के रूट डायवर्ट करने के लिए माहरेरा के हैदरी चौक पर भी पुलिस के जवान तैनात रहे। मथुरा के गोवर्धन में फिटनेस सप्लीमेंट प्रोडक्ट के शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं शोरूम संचालक ने बताया कि अब गोवर्धन व देहात के युवाओं को इन सब के लिए आगरा दिल्ली नहीं जाना पड़ा करेगा। गोवर्धन में आज बरसाना रोड पर एवी सप्लीमेंट फ्यूल प्रोडक्ट्स के शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। शोरूम का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित खेमचंद शर्मा ने फीता काट कर किया। शोरूम संचालक अमित चौधरी ने बताया कि गोवर्धन व गोवर्धन देहात के युवा जो आजकल हर तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए इस आधुनिक युग में ये सप्लीमेंट जरूरी है।
इन सब के लिए उन्हें ये सप्लीमेंट बाहर से मंगाने पड़ते थे। अब युवा वहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पंडित खेमचंद शर्मा ने अमित को इसके लिए बधाई दी। साथ ही साथ युवाओं को सलाह भी दी कि वो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें और नकली प्रोडक्ट से बचें, जिससे कि उन्हें शारीरिक हानि न पहुंचे। आज इस मौके पर दिनेश पहलवान, कोमल पहलवान, भगवान सिंह पहलवान, बांके शर्मा, पावर लिफ्टर, इकरा बानो, आदित्य पचौरी, ये सभी लोग मौजूद रहे। आज गोवर्धन में एवी फिटनेस स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त विटामिन सी उपलब्ध हैं। मेरा बच्चों से ये कहना है कि सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ होंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, आप हर तरह से फिट रहेंगे। आज के युग में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर बच्चों का सही है तो सब कुछ सही है, इसका स्वास्थ्य सही नहीं है कुछ सही नहीं है। तो ये भी फिटनेस टूल के माध्यम से आपको अच्छी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रोटीन जितने भी उत्पाद हैं इनके यहाँ सब है और ये हमारे लोकल गोवर्धन का प्रतिष्ठान है। कासगंज के ढोलना थाना पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली और हरियाणा मार्का शराब बरामद की है। वहीं शराब बनाने वाले उपकरण समेत 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ढोलना थाना पुलिस के मुताबिक वह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार धरपकड़ अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कैलाश जोगेंद्र, मोहल्ला काजी, बिलराम, चंद्रपाल, शैलेश नगला संभा, रंजीत गढ़ी थाना ढोलना को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा बताए गए स्थान से 452 लीटर कच्ची जहरीली शराब, 6 पेटी हरियाणा मार्का, गैस भट्टी, गैस चूल्हा, 2 कनस्तर, 2 बाल्टी, 8 प्लास्टिक की कैनें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये शराब तस्कर बड़े पैमाने पर शराब तैयार कर फुटकर बिक्री करते थे। फिलहाल पुलिस ने 5 शराब तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वृंदावन इस्कॉन मंदिर में हुए घपले के मामले में इस्कॉन के सचिव ने मंदिर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा वृंदावन इस्कॉन मंदिर में दान राशि में हुए घपले के मामले में इस्कॉन के सचिव ने एक मंदिर में ही रह रहे एक वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ पदाधिकारी ने दान राशि से आया धन सुनियोजित तरीके से हड़प कर मंदिर को चूना लगाने का काम किया है। दान राशि के हड़प करने के मामले का खुलासा होने के बाद इस्कॉन मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के सचिव देवाशीष घोष ने कोतवाली में 3 अप्रैल को मंदिर के पदाधिकारी रहे सौरभ त्रिविक्रम दास के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी सौरभ त्रिविक्रम दास पुत्र मार्टिन मैथ्यू डिसूजा निवासी हरे कृष्णा ऑर्चिड ने इस्कॉन वृंदावन में अपनी सेवाएं देते हुए मंदिर प्रबंधन का विश्वास हासिल कर लिया था। मंदिर प्रबंधन ने इसे मंदिर के भक्तों, अनुयायियों एवं दानदाताओं से दान प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर दिया था। उसके साथ सहायक के रूप में अद्वैत आचार्य दास को नियुक्त किया गया। एफआईआर में बताया गया है कि 10 जून 2020 को आरोपी ने अद्वैत आचार्य को मंदिर के अकाउंट सेक्शन से रसीद बुक करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नजदीक आने पर मंदिर प्रबंधक द्वारा आरोपी को उसके द्वारा प्राप्त किए गए दान हिसाब प्रस्तुत करने और रसीद बुक जमा करने के निर्देश दिए गए तो वह टहलाता रहा, लेकिन मंदिर को हिसाब नहीं दिया। 25 फरवरी 2021 को आरोपी मंदिर प्रबंधन को सूचित किए बिना ड्यूटी से गायब हो गया। उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा। काफ़ी समय तक लौटने का इंतजार करने के बाद भी जब सौरभ त्रिविक्रम दास वापस नहीं लौटा तो इस मामले में मंदिर की ओर से सूचना जारी की गई। इस्कॉन मंदिर का आरोप है कि उसने मंदिर प्रबंधन के अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से मंदिर की रसीद बुक प्राप्त की थी। उसके माध्यम से प्राप्त धन की राशि को मंदिर में जमा न कराकर उसने स्वयं हड़प लिया। वो पैसा कलेक्ट करता था, बहुत पैसा कलेक्ट करता था। वो क्या करता था, डोनर को अपना अकाउंट नंबर देता था और जो भी डोनेशन आता था वो उनके अकाउंट में जमा होता था। कभी कभी वो मंदिर में आता था पर पूरा अमाउंट नहीं आता था मंदिर में। जैसे उदाहरण के लिए एक डोनर हमारे हैं दुबई में, वो उनको कम से कम 50-60 लाख रुपया दिए हैं और एक बार तो उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था मंदिर के लिए, उन्होंने मंदिर में दिया भी नहीं। एक बार 66,000 रुपया 2 बार दिया, 40,000 रुपया दिया मंदिर में, बाकी 26,000 रुपया अकाउंट में रख दिया। इस तरह का बहुत है, कितना बताएं आपको। तो माना जाए कितना उन्होंने जो मंदिर के चूना लगाया, कितने रुपए का? उसका कोई माने फिक्स्ड अमाउंट नहीं है,
पर वो क्या करता था, मंदिर के नाम में लोगों को झूठ बोल के अपना जो पद था उसका गलत इस्तेमाल करके वो काम करता था। फिलहाल पुलिस ने इस्कॉन मंदिर के सचिव देवाशीष घोष की तहरीर पर सौरभ ती विक्रमदास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना वृंदावन क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर के सचिव ने वहीं के रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है कि उन्होंने जो रसीद बुक होती है उसमें कुछ गड़बड़ी की है और वापस नहीं किया है। इस संबंध में थाना वृंदावन में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के नंदगांव बरसाना रोड पर 2 बाइक सवारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 बाइक सवार घायल हो गए। नंदगांव बरसाना रोड पर बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पुलिस ने बरसाना CHC भिजवा दिया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मथुरा रेफर कर दिया। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे कृष्णा कॉलेज के समीप बरसाना की ओर से आती CT 100 बाइक और कोसी की ओर से आती बुलेट आपस में टकरा गई। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों की आगे की रिम टूट गई। टक्कर की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान घटनास्थल पर आ गए। इस दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज चमन शर्मा और दरोगा जितेंद्र सिंह ने घायलों को CSC बरसाना निजी वाहनों से पहुंचाया। घटना के करीब 2 घंटे बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी थी। CT 100 बाइक पर प्रदीप और संजू निवासी भड़ौखर, इसके अलावा बुलेट पर इंदल निवासी बठैन कोसी कला और मनोज निवासी औरैया बताए जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज चमन शर्मा ने बताया कि घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बरसाना CSC प्रभारी डॉक्टर जितेश तिवारी ने बताया कि घायलों में एक की हालत ज्यादा गंभीर है। चारों घायलों को मथुरा रेफर कर दिया गया है। देखिए, कृष्णा कॉलेज है नंदगांव बरसाना रोड पे, उसी के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है। 2 बाइक में भिड़ंत हुई है। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से 4 लोग का एक्सीडेंट है उसमें, जिसके अंदर इंदल नाम का व्यक्ति है जो काफ़ी गंभीर है, इसकी स्थिति नाजुक है और वो अपना बठैन का रहने वाला है। बाकी एक मनोज है औरैया का, एक सत्येंद्र है बड़ौखर का और प्रवीण है बड़ौखर का। इनकी जो स्थिति अभी सामान्य है, उनको प्राथमिक उपचार करके हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आगरा में प्रदूषण स्तर सामान्य स्थिति पर लाने के लिए मेयर नवीन जैन एक विशेष अभियान पर हैं। इसी क्रम में उन्होंने चौराहे पर पहुंचकर रेड ट्रैफिक का सिग्नल होने पर वाहन चालकों से इंजन बंद करने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में बढ़ते प्रदूषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाने के लिए अखिल भारतीय मेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आगरा के महापौर नवीन जैन इन दिनों एक विशेष मुहिम चला रहे हैं। इसी क्रम में आगरा के महापौर नवीन जैन ने हरि पर्वत चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के दौरान बाइक एवं कार चालकों को जागरूक करते हुए उनसे रेड सिग्नल के दौरान वाहनों का इंजन बंद करने का आह्वान किया और ऐसा हमेशा करने के लिए कहा। इसके साथ ही जिन वाहनों के इंजन रेड सिग्नल पर बंद थे उन्हें महापौर नवीन जैन ने गुलाब का फूल भेंट कर उनका आभार जताया। पूरे भारतवर्ष में पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती ही जा रही है और आगरा में भी काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ा है। अभी मैं देखता हूँ जब समाचार पत्रों में और नेशनल न्यूज़ में देखता हूँ टीवी चैनलों पर, कभी आगरे का 12वां स्थान पॉल्यूशन में आता है, कभी 10वां स्थान आता है। अर्थात अगर भारत में 12 शहर प्रमुखता से प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उनमें एक आगरा की गिनती है। उसके कारण से सांस की बीमारियां, अस्थमा की बीमारियां, अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त आगरा के लोग हो रहे हैं। तो मैंने एक अभियान शुरू किया है कि प्रदूषण मुक्त आगरा बनाने के लिए जन जागरण हो, जन सहयोग भी मिले। चौराहे चौराहे पर मैंने आह्वान किया है कि जब भी लाल बत्ती होती है तो अपना इंजन बंद कर लें। 2 प्रकार के लाभ होंगे, एक तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। आगरा शहर में जितने चौराहे हैं, अगर एक ही समय पर लाल बत्ती होती है और लाल बत्ती में वाहन अगर स्टार्ट रहते हैं तो आप अंदर लगा सकते हो कितना वाहन प्रदूषण और धुआं उगलते हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां शहर को लगने का खतरा बना रहता है। आज हरि पर्वत चौराहे पे मैं आया हूँ तो लोगों को जनजागरण किया है। बहुत सारे लोग, तो कई लोग ऐसे भी मिले जिनकी लाल बत्ती थी तो इंजन बंद मिला मुझे। मैंने उनका फूल दे के उनका स्वागत किया है। अनेक लोगों के कार भी और स्कूटर भी स्टार्ट मिले, लाल बत्ती थी फिर भी स्टार्ट थे, उनको भी हमने आग्रह किया है और उनसे निवेदन किया कि आप जो है लाल बत्ती दिखते ही अपना इंजन बंद कर लिया करें, जिससे आपके दोनों का बचत होगी। आगरा में महापौर द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान 7 दिनों तक चलेगा। इस अभियान में शहर की कई समाजसेवी संस्थाएं भी मेयर आगरा की इस मुहिम में अपना सहयोग दे रही हैं। गौरतलब है कि प्रदूषण स्तर को लेकर हाल ही में आगरा के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे,
जिसके बाद आगरा के महापौर नबी जैन ने तय किया कि प्रदूषण को सामान्य स्तर पर लाने के लिए वे विशेष अभियान चलाएंगे, जिससे लोग जागरूक हो सकें और आगरा की आबो हवा भी शुद्ध हो सके। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन नजारों को देखकर आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा दिया गया ये नारा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्या पूरा असर दिखा रहा है? इन तस्वीरों को देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि जिस दौर में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पांव पसार रहा है, अपनी पुनः वापसी कर चुका है, ऐसे माहौल में न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और न तमाम चेहरों पर मास्क। आपको बता दें, ये नजारा कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सिंबल पाने के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थकों का हुजूम इकट्ठा है। यहाँ प्रशासनिक अफसर भी हैं और पुलिस भी, लेकिन नहीं है तो वो सिर्फ है कोविड-19 का प्रोटोकॉल। बता दें कि कोरोना वायरस की रफ्तार को लेकर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के महानगर अध्यक्ष अरुण तेहरिया और उनके संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रभावहीन बताया है। सरकार कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि सरकार खुद इतने इलेक्शन के टाइम पर सरकार इतनी भीड़ इकट्ठी कर रही है, लोगों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस तरीके का। और दूसरा कि लोगों को दूरी बनानी चाहिए, सरकार को ये ना समझाना चाहिए, पर सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं समझा रही है और इलेक्शन के लिए पार्टीज इकट्ठा कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, भीड़ इकट्ठा कर रही है और उनमें दूरी बनाने के लिए कुछ भी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि उनसे बोला जाए कि वो दूरी बना कर रखें। नहीं, बिल्कुल प्रभावी नहीं है और सरकार कोई भी ऐसे उचित कदम नहीं उठा रही है जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। चुनाव का माहौल है, वहाँ सरकार कहती है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो क्या लगता है? नहीं, जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर तो ये चलता ही नहीं है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बिल्कुल इसका पालन नहीं हो रहा है। जो चल रहा है वो नॉर्मल चल ही रहा है, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, ना वैक्सीन का कोई ढंग से चल रहा है काम। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोरोना का दोबारा से पूरे देश भर में जन्म हुआ है और केसों की संख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, परंतु उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर जो सरकार है वो कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। कोई भी वैक्सीनाइजेशन का प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और न ही कोई भी सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है और न ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क के लिए कोई भी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भाजपा जो शासन है इस तरीके का कुशासन बना रखा है कि इस समय कोरोना कितना प्रभावी हो गया है। आप देख रहे हैं रोजाना केस पे केस इतने बढ़ गए हैं, हजारों संख्या में, पर ये सरकार आप शांति से बैठी है, कोई इसका इफेक्टिव प्रभाव नहीं ला रही है। आप देखें चुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ अपना भीड़ भाड़ हो रही है, रैली कर रहे हैं, पर उसके लिए कोई इनके पास नॉर्म्स नहीं है कि किस तरीके से उसको इफेक्टिव तरीके से रोका जाए। और जनता में इस तरीके का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि घर से निकलना भी बहुत दुर्वाह हो गया है। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव खजुआ में बुधवार को करीब 11 बजे गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी कवायद के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना के बाद पटियाली एसडीएम और तहसीलदार समेत अन्य राजस्व कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और किसानों के नुकसान का अनुमान लगाने का प्रयास किया। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। नमस्कार दर्शकों, मैं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर इस समय डरा रही है। एक भयावह स्थिति देश में सामने आ रही है। लगातार करीब 1 लाख के करीब मरीज डेली सामने आ रहे हैं। वहीं आज 1,15,000 से अधिक मरीज सामने आए और 630 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना वायरस से। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के एचओडी आनंद त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि जहां सरकार ने एक और करीब 500 केसेस पर देश में लॉकडाउन लगा दिया, वहीं अब 1 लाख से अधिक प्रतिदिन केस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि लोग डरे नहीं, सहमे नहीं। वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाह भी नज़र आ रहे हैं। मास्क की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ कोई ध्यान है। सर बताएं क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब कोरोना पहले फेज़ में था हमारे देश में, तो पूरी दुनिया को नहीं पता था कि इसके साथ कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए।
लेकिन आज की स्थिति में पूरी दुनिया सहित भारत को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि हम कोरोना से कैसे निपट सकते हैं। इसलिए आज 1 लाख से ज़्यादा केसेस के बावजूद भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति की तरफ सरकार नहीं विचार कर रही है। उसके पीछे कारण यही है कि हमें पता है कि हम लॉकडाउन के अलावा और कौन से निर्णयों से या अपनी नीतियों से इस कोविड-19 से निपट सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्थिति भयावह है कि सेकेंड फेज़ में 1.25 लाख के आसपास लोग प्रतिदिन भारत में मिल रहे हैं। इससे निपटने का जो प्रयास है वो यही है कि आज की डेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किए जाएं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो और डिस्टेंस मेंटेन करना, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या फिज़िकल डिस्टेंसिंग कह लें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाया जाए, ज़रूरत पड़ने पर ही जाया जाए, गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकला जाए, साफ़ सफाई, हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, सैनिटाइजेशन, और बहुत ज़रूरी है कि मास्क हर किसी को पहनना आवश्यक हो। मास्क पहनने से लगभग 90% हम इस बीमारी से बचने की स्थिति की तरफ आ जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन लगाना कोई सलूशन नहीं है। आज की स्थिति में हम लॉकडाउन के बगैर भी कोरोना से लड़ने में के तौर तरीके सीख चुके हैं। नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 23 अप्रैल तक। वहीं अगर यूपी में देखा जाए तो अभी इस ओर सरकार बिल्कुल भी तत्परता नहीं दिखा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी शायद कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट ने एक इस तरह की विचार हाई कोर्ट में आया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एक तौर तरीका हो सकता है। देश के कई हिस्सों में, जैसे महाराष्ट्र में और कई एक आध छुटपुट अन्य जगहों में नाइट कर्फ्यू, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नाइट कर्फ्यू इसका कोई बहुत बड़ा हल नहीं है। समस्या दिन में है, सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक की है। उस दौर में हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन बातों का ख्याल रखें व्यक्तिगत तौर पर। और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों के जरिए पहुँचे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करे, अनुशासित करे कि वो कोविड-19 के जो नियमों के पालन करने के तौर तरीके हैं उनका वो पालन करें, आवश्यक रूप से करें, और जिससे हम इस महामारी से दोबारा से निजात पा सकें। हम एक बार लगभग जीत गए थे, लेकिन इसने फिर से सिर उठाया है और इस बार बहुत तेज़ी से उठाया है। इसलिए जनता को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सरकारों पर निर्भरता को कम रखना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकारों की एक सीमा है, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक के रूप में इससे निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की भी ओर उन्मुख होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि अगर आप बात आम जनमानस की करें तो एक लापरवाही नज़र आती है, मास्क के प्रति लापरवाही नज़र आती है। अगर देखें तो दुकानों पे भीड़ भाड़ लगी हुई है। पीएम मोदी जी से लेकर के तमाम फिल्मी हस्तियों ने सिर्फ एक ही बात कही है, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं। लेकिन फिर भी अवेयर आखिर क्यों, कहाँ कमी देखते हैं आप? देखिए, जनता बड़ी भोली भाली होती है और उसकी जो याद रखने की एक सीमा होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाती है चीज़ों को। हमारे राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसकी भी एक भूमिका आती है, बनती है। हमारे देश में लगातार पिछले 6 महीनों में कई सारे चुनाव हुए, अभी वर्तमान में भी चुनाव चल रहे हैं। तो जनता के मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा हो रहा है इन चुनाव की रैलियों को देख करके। उनको लगता है कि अब कोविड-19 का संक्रमण काल ख़त्म हो चुका है, सरकार भी कुछ ढीली नज़र आई। सरकार के नेतृत्वकर्ता लोग, विपक्ष के लोग लगातार बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते रहे और उसमें बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन होता नहीं दिखा। उससे एक मैसेज गया, साइलेंट मैसेज गया देश में कि लगभग कोविड पर हम जीत गए हैं, और ये मैसेज गलत गया। ये हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक
व्यवस्थाओं में चुनाव एक आवश्यक वो है, उसके बगैर सरकारों का चुना जाना संभव नहीं है उसके बगैर, तो ये चुनाव आवश्यक हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन चुनावों की वजह से लोगों में एक मैसेज गया कि अब कोविड उस तरह से भयावह नहीं रहा है, और इस वजह से सरकारों में भी एक अधिकारियों में भी लापरवाही आई कि नेतृत्व जो है वो बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहा है, वो कैसे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए इसमें वो अक्षम से हो गए। इसलिए यथास्थिति वाद सा कायम हुआ है पिछले 5-6 महीनों में देश में, जिसका परिणाम ये है कि अब हम फिर से उसी चपेट में आए हैं और बहुत बुरी तरीके से आए हैं। इस बार कोविड का जो स्ट्रेन है वो 200 गुना ज़्यादा तक खतरनाक माना जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्रिटिश स्ट्रेन है, इनमें प्रसार बहुत तेज़ हो रहा है और उसी का परिणाम है कि हम बिल्कुल 8000 प्रतिदिन के केस से लगभग 1 महीने में आज 1.25 लाख केसेस तक पहुंच गए। ये उसी ब्रिटेन में ये आया था, 600 गुना ज़्यादा प्रसार का स्ट्रेन था। हमें लगता है कि उसी तरह का स्ट्रेन फिर भारत में एक नया किस्म लेकर के आया है, और इसमें हालांकि सरकारों ने बड़ी भारी भूमिका का निर्वाह किया है कि उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम, भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज की डेट में चल रहा है। हम लगभग पर डे 50 लाख वैक्सीन्स लगाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं, और इसके साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ और अन्य मेडिसिन्स पर भी हमारा जो जोर है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र की सरकार हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कोविड का ये जो दूसरा फेज़ आया है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकारें और सारी व्यक्ति के तौर पर हम दोनों जिम्मेदार हैं, और हम दोनों के ही सम्मिलित प्रयासों से हम इस पर जीत पा सकते हैं। नहीं तो वो आखिर प्रयास क्या किए जाएं कि जनता अवेयर हो, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखे, वो क्या प्रयास ऐसे होंगे? सभी लोग कह रहे हैं लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या प्रयास करना? हाँ नहीं, देखिए कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ दंडात्मक प्रावधान करने पड़ेंगे। हालांकि वो पहले से हैं कि मास्क न लगाने पे कुछ फाइन है, लेकिन उसको कागज से बाहर धरातल पर उतारना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जनता में उससे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सरकारों को अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, जनता को ये समझाना पड़ेगा कि ये आवश्यक है। मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन के साथ साथ डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए जो 2 गज दूरी की बात आती है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये वायरस लगभग 2 फीट से ज़्यादा ट्रैवल हवा में सीधा नहीं कर पाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो लोग 3 फीट 4 फीट की दूरी पर आपसे हैं, उनकी सांसों के जरिए ये उनके अंदर नहीं जाता है, अगर कहीं है भी कोई। तो इसलिए वो डिस्टेंस की बात की जाती है। तो डिस्टेंस का पालन स्वयं जनता में शामिल व्यक्ति के तौर पर हमें करना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकारों को इसके लिए थोड़ा सा अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ समझाने की जो प्रक्रिया है, लोगों में एक ये विचार फिर से वापस लाना होगा कि नहीं, कोविड से अभी हम पूरी तरीके से बरी नहीं हुए हैं और हमें पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस तरह की। वहीं एक सवाल और है कि यूपी में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनावों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोरोना और थोड़ा सा बेकाबू होगा उसके बाद? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। चुनावों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनाव डिस्टेंसिंग को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चुनाव में डिस्टेंसिंग का पालन कराना और चुनाव करवाना दोनों अलग अलग, बिल्कुल एकदम असंभव सा काम नज़र आ रहा है देश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत के चुनाव हैं, एक खतरा ये है कि कोरोना जो अब तक शहरों की बीमारी मानी जाती रही, वो कहीं गाँव में फैली तो बड़ी स्थिति भयावह और बेकाबू हो सकती है। इसलिए सरकार को और सरकारी अधिकारियों को बड़ी तत्परता के साथ गाँव में जहाँ चुनाव चल रहे हैं उनमें डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क
इसके लिए विशेष तौर पर अभियान चला करके लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो अवेयर ना हो उनके अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की तरफ भी रुख करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर गांवों में कोविड-19 का प्रसार अगर हुआ तो ये बेकाबू हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कान्हा की नगरी मथुरा में बीते कल 74 केस सामने आए, आज 50 से ऊपर केस हैं। उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ ये ऐसा शहर है जहाँ अलग अलग देश के हिस्सों से लोग लगातार आते रहे और दर्शनार्थी, परिक्रमार्थी और धार्मिक और अन्य कार्यों से लोग यहाँ आते रहे हैं। तो उसका परिणाम है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बाहर से इन्फेक्शंस भी साथ ले आ सकते हैं और उसका परिणाम ये है कि यहाँ के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिला एक महिला में, नंदगांव की एक महिला में, बुज़ुर्ग महिला में। अब निश्चित तौर पर वो किसी बाहर के आए हुए व्यक्ति के संपर्क में आई और इस कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन से वो पीड़ित हुई। तो ये एक यहाँ इस बात से सावधानी बरतने की है कि खासकर मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में कि जो बाहर से आए हुए दर्शनार्थी हैं, परिक्रमार्थी हैं, धर्मार्थ कार्यों के लिए लोग आए हुए हैं, वो उनसे उनकी ट्रेसिंग की जाए और उनको चेक किया जाए, उनको उनके टेस्ट करके ही उनको यहाँ रुकने ठहरने का अगर की अनुमति मिले तो यहाँ के लोग उससे बच सकते हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए, अगर देखा जाए तो कमी दोनों तरफ से है, आम जनमानस की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है। फिलहाल निश्चित तौर पर कमी भी है और यही दोनों मिलकर के इस पर विजय भी पा सकते हैं। सम्मिलित प्रयास, जनता और सरकार का जो सम्मिलित प्रयास है वही हमें इस पर विजय दिलाएगा और निश्चित मानिए हम जीतेंगे। बस ये है कि हमें ध्यान ये रखना है कि हम कुछ खोए बगैर जीते तो बड़ी खुशी की बात होगी। अगर कुछ खो के जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उस जीत में वो दुख शामिल रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने को खोए ना और उसके पहले ही इस पैंडेमिक पर जीत हासिल कर लें। मेरा एक सरकार से अनुरोध है कि वो जो 45 ईयर से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अभी तत्पर है वो निश्चित तौर पर खोल दे इस वैक्सीनेशन को, कि जो लोग भी वैक्सीनेशन कराना चाहें वो वैक्सीनेशन करा पाएँ। क्योंकि ये बहुत सारे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी वैक्सीन देश में एक्सपायर्ड हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, अनयूज्ड वैक्सीन वो यूज़ में आ जाती तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलता। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड वैक्सीनेशन है इसकी बजाय ओपन वैक्सीनेशन हो, मेरा ये सरकार से अनुरोध है और इससे कोविड-19 के इस सेकेंड फेज़ से लड़ने में हमें निश्चित तौर पर जीत हासिल होगी, जल्दी हासिल होगी और बगैर कुछ गवाए हासिल हो सकती है। नहीं, एक तरफ देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट वैक्सीन से ये है कि इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं कि ये वायरस आपके लिए हानिकारक स्थिति में नहीं रह जाएगा। मतलब है कि घातक नहीं होगा। यस, घातक नहीं होगा, जानलेवा नहीं रह जाएगा। निश्चित तौर पर लोग संक्रमित हो सकते हैं और कोरोना फैमिली के वायरस लगातार बहुत दिनों से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में मिलते रहे हैं, लेकिन ये कोरोना फैमिली का एक नया किस्म का वायरस है और इस वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी वो इसकी घातक स्थिति को समाप्त कर दे रही है एक ढंग से। तो जो लोग उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी इससे संक्रमित हो रहे हैं उनको डॉक्टर्स ये देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, वो संक्रमित हुए और एक चक्र के बाद ये वायरस उनके शरीर में बाहर आ गया या वहीं डिज़ोल्व हो गया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भयावह है, डराने वाली है। प्रतिदिन करीब 1 लाख केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं आज 623 लोगों ने जान भी गंवाई। सॉल्यूशन एक ही है, लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं। नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल,
एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस।